तो वो रोने लगता है। यमराज मतलब मौत। जब कुत्ता किसी की मौत को देख लेता है तो वो रोने लगता है। काफी लोगों को मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बार मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। 2 हफ्ते पहले की बात है। दिन भर काम की वजह से काफी थक गया था। सामने वाली चौल में रहने वाली मेरी सेटिंग मानसी को मोबाइल के डिस्प्ले लाइट से गुड नाइट बोलकर सोने को चला गया। सो तो गया, पर उस रात भी करीब 2:30 या 3 बज रहे होंगे। नींद खुली तो इसी कुत्ते की आवाज से वो लगातार रोए जा रहा था। उसकी आवाज रात के काले सन्नाटे में काफी डरावनी लग रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर वो अपना मुंह आसमान की तरफ करके रो रहा था। मैंने पूरी चौल में नजर घुमाई, पर एक भी कमरे की लाइट नहीं जली थी। सबके सब घोड़े बेचकर सो रहे थे। लगा अपने कमरे की लाइट लगाकर नीचे जाऊं और उस कुत्ते को वहां से भगाऊं, पर तभी मैंने देखा पड़ोस वाले चाचा बरामदे से चलकर नीचे जा रहे हैं। मेरी तरह वे भी परेशान हो रहे थे। अच्छा लगा कम से कम किसी को तो उस कुत्ते पर गुस्सा आ रहा था। चाचा रात के अंधेरे से चलकर नीचे पहुंचे, पर उन्होंने कुत्ते को कुछ नहीं किया। लगा था पत्थर उठाकर वहां से भगा देंगे, पर वे तो अंधेरे रास्ते से कहीं चले गए और कुछ ही देर में उनकी खोली से महिलाओं के रोने धोने की आवाजें आने लगी। मैंने सोचा झगड़ा हुआ होगा। कुछ ही मिनटों में पूरी चौल की लाइटें जल गई। मैं भी भीड़ को चीरता कमरे के पास पहुंच गया। चाचा की छोटी बेटी की जोर जोर से रोने की आवाजें मुझे बाहर तक आने लगी। पिताजी हमें छोड़कर क्यों गए? अब हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? कोई मेरे बापू को ला दो। उसकी आवाज सुनकर मैं चीख पड़ा। है? इतनी रात को बेचारी लड़कियां कहाँ ढूंढेंगी? वैसे भी चच्चा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम रुको, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। पर पता नहीं क्यों सब मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे। मेरी बात सुनकर पास वाला लड़का दबी आवाज में बोला, अबे चच्चा कहीं घूमने नहीं गया है, बल्कि चच्चा तो निपट गया। उसकी बात सुनकर मैंने हैरान होकर भीड़ में से घर के भीतर झांक कर देखा तो चाचा जमीन पर लेटा पड़ा था। अब ये यहाँ पड़ा है तो बाहर कौन गया था? और उस रात मुझे पहली बार पता चला कि रात के अंधेरे से मैंने जिसे जाते देखा था वो मरे हुए आदमी की रूह थी। उसी वक्त मेरी निगाहें दूर सड़क पर रो रहे उस कुत्ते पर जम गई और उस रात के बाद आज दोबारा उस कुत्ते का रोना कानों पर पड़कर दोबारा उसी घटना को याद दिला रहा है। आज फिर से किसी को यमराज लेने आया है या लेकर चले भी गए हैं। पूरी चौल में नजर घुमाकर देख रहा हूँ, पर किसी भी घर की लाइट जलती नजर नहीं आ रही। 1 मिनट, ये बेवड़े पीकर पड़े हैं, इनमें से तो कोई मरा नहीं है ना? लगता तो नहीं, साले जहरीले शराब पीकर मर तो नहीं गए? रुको, किसी के चीखने की आवाज आ रही है। साले कुत्ते, तुम्हारी वजह से आज और एक निपट गया। तुझे तो बाद में देख लूंगा, पहले किसकी फाइल निपटी है ये देखता हूँ। अब तक टेरेस पर पड़े 4-5 बेवड़े उठकर नीचे की ओर ग्रे पर कुछ वैसे ही पड़े थे, लाश की तरह। छोड़ो यार, नीचे क्या हुआ देखता हूँ। टेरेस की सीढ़ियों पर ही था कि सीढ़ियों के शुरू में लोगों की जमी भीड़ दिखी। कोई नीचे झुककर नब्ज टटोल रहा था। कौन और कैसे मरा ये देखने के लिए जरा भीड़ को सरका कर देखा और हैरान रह गया। नीचे कांच की टूटी बोतलें थी और तभी किसी की बात सुनाई दी। साला बेवड़ा, दारू पीने टेरेस पर जाते वक्त फिसलकर कांच गले में घुसने से जख्मी हो गया है। सामने से वो आदमी हट गया और वो जमीन पर पड़ी लहूलुहान मेरी लाश नजर आई। रात के 12 बज चुके थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डाइनिंग टेबल पर अपने पति का इंतजार करती रागिनी उठकर दरवाजे की तरफ गई। इतनी देर में 3 बार दस्तक हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोला कि तभी उसका पति अतुल हाँफते हुए घर के भीतर आ गया और दरवाजा बंद करते हुए कांपती आवाज में बोला, दरवाजा मत खोलना। अतुल, तुम इतने डरे हुए क्यों? आखिर हुआ क्या है? वो जान से मारने के लिए मेरा पीछा कर रही है, वो अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है और मारना क्यों चाहता है? तभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। क्या तुमने किसी से झगड़ा किया है जो वो तुम्हें मारने आ गया है? आवाज मत करो रागिनी, और वो मुझे नहीं तुम्हें मारने आई है। मुझे? कौन मुझे मारना चाहती है और मैंने क्या किया है? वो तुम्हें अपने साथ लेने आई है, वो शैतानी आत्मा। और तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रागिनी सहम गई और दरवाजे के बाहर अतुल खड़ा था, जो जोर जोर से दरवाजा पीटकर रागिनी को बचाने आया था, उसी शैतानी आत्मा से जो अतुल के रूप में अंदर थी। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने जो देखा, अनुभव किया, वो क्या था।
आज जो कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। एक गाड़ी रात में हवा को चीरते हुए तेजी से हाईवे से गुजर रही थी। रेडियो पे 90s के पुराने गाने चल रहे थे। गाड़ी में बैठा संदीप खिड़की से बाहर गुजरने वाली गाड़ियां देखकर रेडियो पे लगे हुए कुमार शानू के गाने गुनगुना रहा था। संदीप एक कंपनी का सीईओ था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसकी पत्नी अपने मायके कोकण गई थी। घर में ही शादी थी, इसलिए जमाई होने के नाते संदीप को भी निमंत्रण था, लेकिन वर्कलोड के कारण वो उसके साथ तभी ना जा सका। लेकिन उसने अपनी पत्नी को शादी की तैयारियां करने के लिए और कामों में हाथ बटाने के लिए आगे भेजा और खुद बाद में जाएगा ऐसा कहा। रात में हाईवे पर से गुजरती गाड़ियां देख संदीप बोला, ड्राइवर चाचा, और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? साहब और थोड़ा समय लगेगा। तब तक आप झपकी क्यों नहीं ले लेते? मैं कुछ देर बाद आपको उठाता हूँ। संदीप हाँ में सर हिलाते हुए सोने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद ड्राइवर चाचा संदीप को उठाते हैं और बोलते हैं, साहब मुझे भूख लगी है। मैंने घर से निकलते समय ही मेरी बहन को कॉल किया था और उसे खाना बनाने के लिए कहा था। यहीं पास में ही उसका घर है। क्यों ना आप भी मेरे साथ आ जाओ और खाना खा लो। नहीं चाचा, मुझे भूख नहीं है। मैंने निकलते समय ही कुछ खा लिया था। आपको अगर भूख लगी हो तो आप जाइए, मैं यहीं गाड़ी में बैठता हूँ। नहीं साहब, ये जगह ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए। अगर आपको भूख नहीं है तो आप मत खाइएगा, लेकिन सिर्फ चलिए। नहीं चाचा, मैं यहीं रुकूंगा। आप जाइए ना, मेरी चिंता मत कीजिए। लाख मना करने पर भी संदीप ने उनकी एक ना सुनी और गाड़ी में अकेला बैठ गया। जाते वक्त ड्राइवर चाचा ने संदीप से कहा, साहब आप यहाँ बैठ तो रहे हो, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना और शीशे भी चढ़ा लेना। कोई अनजान व्यक्ति आए गाड़ी से उतरने को कहे तो भी मत उतरना, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है साहब। यहाँ चोर लुटेरे भी घूमते रहते हैं। संदीप ने उनकी बात मानकर गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए और गाड़ी को अंदर से लॉक किया। अब संदीप गाड़ी में अकेला ही था। हाईवे पर दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी। संदीप अब थोड़ा बोर होने लगा। अरे यार, बोर हो रहा हूँ, ऊपर से यहाँ रेंज भी नहीं है। अब वो टाइम पास के लिए फोन में सेव किए हुए गाने हेडफोन्स लगाकर सुनने लगा। कुछ समय बाद उसकी नजर गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ती है। वहां एक छोटी लड़की हाथों में गुड़िया लेकर खड़ी उसे दिखाई देती है। वह लड़की संदीप को ही घेरे जा रही थी। शुरुआत में तो संदीप ने उसे नजरअंदाज किया, मगर वो लड़की अब गाड़ी के पीछे से गाड़ी के सामने आई और वहीं खड़ी रहकर संदीप को घूरने लगी। संदीप ने उसको ध्यान से देखा। वो 12-13 साल की होगी शायद। उसके बाल उसके चेहरे पर आए थे। कुछ इस तरह की बालों के कारण उसकी दाईं आंख ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो गुड़िया संदीप को ही घूरे जा रही थी। उस गुड़िया के चेहरे पर एक उदासी दिखाई दे रही थी। हाथों में गुड़िया लिए उस बच्ची की गर्दन थोड़ी बाईं और मुड़ी हुई थी। उस छोटी बच्ची के चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। संदीप को तो शुरुआत में लगा ये लड़की यहीं की रहने वाली होगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि इतनी रात में कोई माता पिता अपनी लड़की को बाहर क्यों छोड़ेंगे। उसने उस लड़की से ध्यान हटाने के लिए अपने फोन में देखने लगा। तभी वो लड़की जो गाड़ी के सामने खड़ी थी, अब वो संदीप के बाजू वाली खिड़की के सामने खड़ी हुई और संदीप को नीचे उतरने के लिए इशारा करने लगी और उसे डरावनी तरीके से घूरने लगी। वह लड़की बड़ी अजीब तरह से गाड़ी के चारों ओर चक्कर मारने लगी। उसके इस बर्ताव के कारण संदीप को थोड़ा डर लगने लगा। पहले तो संदीप को लगा कि वो लड़की रास्ता भटक गई होगी, इसलिए वो उससे मदद मांग रही है। क्यों ना इस लड़की के नीचे उतरकर मदद की जाए। लेकिन उसी समय उसे ड्राइवर चाचा के बताए हुए शब्द याद आए, साहब कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। इसलिए वो उस लड़की के कहीं इशारे करने पर भी गाड़ी से नहीं उतरा। ये सिलसिला 10 से 15 मिनट तक चला। फिर वो लड़की डरावनी तरीके से हंसकर विचित्र आवाज में बोली, आज तो बच गए। उस समय तो संदीप को उसके बोलने का अर्थ समझ नहीं आया और वो लड़की वहां से दूर एक कच्चे मकान के पीछे गई और वहां से गायब सी हो गई। तभी कुछ दूरी से संदीप को गाड़ी की तरफ आते हुए ड्राइवर चाचा
और उनके दामाद दिखाई दिए। संदीप ने अपने साथ घटी ये सब घटना उन्हें बताई और उन्हें कच्चे मकान के पीछे जाने को बोला ताकि उस लड़की की कोई मदद कर सके। लेकिन वहां काफी ढूंढने पर भी वो लड़की नहीं दिखी। तभी ड्राइवर चाचा के दामाद बोले, आप बहुत भाग्यवान हो साहब, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कोई लड़की होगी, क्योंकि इतनी रात में यहाँ छोटी बच्ची कैसे आ सकती है। और यहाँ आसपास 2-3 घरों के अलावा कोई घर भी नहीं है। जितना मुझे पता है उन 2-3 घरों में भी कोई छोटी बच्ची नहीं है। यहाँ बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं साहब। अक्सर इस हाईवे पर कई लोगों को वो लड़की दिखाई देती है और लोगों से मदद मांगती है, और जो भी उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरता है वो शायद ही जिंदा बचा हो, क्योंकि पुलिस को दूसरे दिन यहाँ केवल गाड़ी मिलती है। लेकिन वह शख्स जिसने नीचे उतरकर मदद करनी चाहिए उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता है। यहाँ से गुजरने वाले कईयों को ये बात पता है साहब। मुझे तो लगता है ये कोई आम बच्ची नहीं होगी, अमानवीय शक्ति होगी जो आपको गाड़ी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि ये अमानवीय शक्तियां आग, लोहा, कांच, इन सभी चीजों से दूर रहती है साहब। ऐसा कहा जाता है अगर आप नीचे उतरते या फिर गाड़ी का कांच नीचे करके उसकी मदद करते ना, तो ना जाने आपके साथ क्या होता साहब, ना जाने क्या होता। भगवान का शुक्र मनाइए कि आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। देखिए, आप दोनों यहाँ से जल्द निकलिए। हाँ, निकलते हैं। तभी संदीप पीछे मुड़कर गाड़ी की पिछली कांच में देखता है तो वहां वही लड़की उसी सड़क पर खड़ी दिखाई देती है। उसी डरावनी हंसी से वह संदीप को देख रही थी। यह घटना आज भी संदीप को याद है। आज भी यह अनुभव वो सुनाता है तब उसकी आंखों में डर साफ तौर पर दिखाई देता है। संदीप के मन में आज भी यह सवाल है कि ना जाने उस दिन वहां वो लड़की कैसे आई और कौन थी। वो क्यों संदीप को गाड़ी से बाहर बुला रही थी? क्या वो संदीप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक संदीप को नहीं मिले हैं। काफी रात हो गई थी। आसमान बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। शेखर हर रोज की तरह अपनी टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने के लिए जा रहा था। शहर से कुछ दूर एक बंगले के पास उसकी टैक्सी रुक गई। सवारी उतारकर वो दोबारा अपनी टैक्सी लेकर शहर की ओर चलने लगा। तकरीबन 2:30 बजे होंगे। शहर काफी दूर था। तभी नदी के ऊपर बने पुल पर एक लड़की अपने भारी भरकम सूटकेस के साथ कुछ कर रही थी। उठा रही थी या घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं। उसे देखकर शेखर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, हेलो मैडम, कहाँ जाना है आपको? शेखर की आवाज सुनकर वो लड़की थोड़ी हड़बड़ाई। जी, गैलेक्सी अपार्टमेंट चलेंगे? उस लड़की ने पता बताया। वो अपना ट्रैवल बैग उठाकर टैक्सी में रखने की कोशिश कर रही थी, पर वो काफी भारी होने के कारण उसे उठाने में परेशानी हो रही थी। रुकिए मैडम, मैं रखता हूँ। इतना कहकर शेखर टैक्सी से उतरा और बैग उठाने लगा। बैग तो काफी भारी था। बैग टैक्सी की पिछली डिक्की में रखकर शेखर ने मजाक में कहा, अरे मैडम, सारा सामान एक ही बैग में रखने के बजाय एक और बैग में रख लिया होता तो आपको भी परेशानी नहीं होती और मुझे भी। और हंसकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। वो लड़की भी पिछली सीट पर बैठ गई। शेखर टैक्सी शुरू करके चलाने लगा और उनका सफर शुरू हुआ। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं आप? मतलब कहीं घूमने गई थी क्या? घूमने नहीं गई थी, बल्कि आई हूँ नौकरी की तलाश में। मतलब आप यहाँ की नहीं है? जी नहीं। कोई बात नहीं। वैसे इस शहर में आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त? हाँ, एक दोस्त है, मतलब था, नहीं है। था है? मतलब आप क्या कहना चाहती हो? क्या आपका उसके साथ झगड़ा हो गया है या दोस्ती थी पर अब आपको उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी? मतलब धोखा दिया क्या उसने? शेखर की बात सुनकर वो लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझो, और मुझे धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ती। उस लड़की